आइए आज हम पढ़ते हैं विज्ञान के अध्याय 6 दहन और ज्वाला। बच्चों, आप अपने घरों में कई प्रकार के क्रियाकलाप देखते हैं, जैसे पानी गर्म करना, भोजन पकाना, गाड़ी का चलना, मोटरसाइकिल का चलना। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, हर एक में एक चीज़ आप देख रहे हैं, ईंधन का दहन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दहन होता क्या है। बच्चों, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। इसको हम कंबशन भी कह सकते हैं। दहन में कोई भी पदार्थ क्या होता है, जलता है, ऊष्मा प्रदान करता है, उसके जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इस पूरी प्रक्रम को हम दहन का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना आदि। इन सभी उदाहरणों में आपने ये देखा कोई ना कोई पदार्थ जल रहा है। जैसे कोयले के जलने में कोयला जल रहा है, प्राकृतिक गैस के जलने में प्राकृतिक गैस, कागज़, लकड़ी। ये जो पदार्थ हैं ये इनको हम क्या कहेंगे, दाह्य। इन पदार्थों को हम दाह्य पदार्थ के नाम से जानते हैं या कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो बच्चों, दाह्य पदार्थ क्या हुए? दाह्य पदार्थ वह पदार्थ हुए जिनका दहन होता है या हो सकता है दाह्य कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज़ आदि। दाह्य को हम ईंधन भी कह सकते हैं, लेकिन सारे दाह्य पदार्थ ईंधन नहीं होते, जबकि सभी प्रकार के ईंधन दाह्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला है, कोयले को हम ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। यह एक ईंधन भी है और एक दाह्य पदार्थ भी है। लेकिन कागज़ एक दाह्य पदार्थ तो है, लेकिन हम इसको ईंधन की तरह उपयोग में नहीं ला सकते। तो समझ में आया बच्चों कि सभी प्रकार के ईंधन दाह्य होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के दाह्य पदार्थ ईंधन नहीं हो सकते। ईंधन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ईंधन ठोस भी अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। ठोस अवस्था में जैसे कोयला, द्रव अवस्था में जैसे पेट्रोल, डीजल और गैसीय अवस्था में जैसे एलपीजी गैस, जैसे जो कि हम अपने रसोई घर में सिलेंडरों में यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं दहन की आवश्यकताएं या वह अनुकूल परिस्थितियां, आवश्यक परिस्थितियां जो दहन के लिए परम आवश्यक हैं, जिनके बिना दहन असंभव है। यह 3 आवश्यकताएं हैं: ईंधन, हवा या मुख्य रूप से हवा में ऑक्सीजन तथा न्यूनतम ज्वलन ताप। आइए इन तीनों आवश्यकताओं को हम बारी बारी से ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले है ईंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल। ईंधन की उपलब्धता दहन की पहली शर्त है, अर्थात दहन के लिए ईंधन आवश्यक है। पदार्थ जिसका दहन होता है ईंधन कहलाता है। अगर ईंधन है ही नहीं तो आप भी ये बात समझ सकते हैं कि दहन होगा किसका। तो सबसे पहली शर्त क्या हो गई, ईंधन। दूसरी शर्त हवा या ऑक्सीजन। हवा की उपलब्धता दहन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है। हवा का अर्थ है ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन किसी पदार्थ को दहन में सहायता करती है। जैसा कि हमने देखा भी, दहन एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के साथ वो प्रतिक्रिया करके दहन होता है, तो उसमें ऑक्सीजन दहन में सहायता करता है। नेक्स्ट है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है बच्चों? वह न्यूनतम ताप या तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अतः न्यूनतम ज्वलन ताप दहन के लिए आवश्यक तीसरी शर्त है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसके न्यूनतम ज्वलन ताप तक ले जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब तक उस न्यूनतम ज्वलन ताप तक ऊष्मा ईंधन को नहीं मिलेगी, वह दहन के लिए
तैयार नहीं होगा या दहन स्टार्ट नहीं होगा या जलने नहीं लगेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक माचिस की तीली जलाई और एक कागज़ का टुकड़ा लिया। आप देखेंगे उस माचिस की तीली से एक कागज़ का टुकड़ा बड़ी आसानी से जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माचिस की तीली से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वह एक कागज़ को, एक सिंगल पेपर को जलाने के लिए न्यूनतम तापमान उस माचिस की तीली ने दे दिया और कागज़ का जलना या दहन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसी जगह पे अगर आप उसी माचिस की तीली से एक लकड़ी, एक मोटी लकड़ी का गट्ठर अगर आप ले लें और उस माचिस की तीली से जलाने की कोशिश करें तो आप क्या देखेंगे? क्या वह लकड़ी की जो गट्ठर है वो जल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो माचिस की तीली जितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है वह ऊष्मा उस लकड़ी के गट्ठर के न्यूनतम ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए क्या है? कम है। वो उसको उसके न्यूनतम ज्वलन ताप तक ऊष्मा प्रदान नहीं कर पाएगी, इसलिए लकड़ी का गट्ठर उस माचिस की तीली से जलना प्रारंभ नहीं होगा। इसीलिए न्यूनतम ज्वलन ताप एक तीसरी शर्त है जो दहन के लिए आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका ज्वलन तापमान काफ़ी कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो बहुत आसानी से जलने लग जाते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जिनका दहन बहुत आसान होता है। उदाहरण के लिए आपने अपने रसोई घरों में देखा होगा, एलपीजी गैस के सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइटर से हम उसको या माचिस की तीली से हम बर्नर में आग लगा लेते हैं। तो एलपीजी गैस क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसी प्रकार सीएनजी, पेट्रोल, अल्कोहल ये कुछ ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने कभी ये देखा है कि कमरे के तापमान पर मिट्टी का तेल, जो कि एक ईंधन है, लकड़ी हम ईंधन की तरह उपयोग में लाते हैं, अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ते? सोच के देखो, क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि मिट्टी का तेल हो या लकड़ी हो, इनमें आग लगने के लिए, हमने अभी पिछले ज्वलन ताप वाले उदाहरण से भी देखा, इनमें आग लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? इनके न्यूनतम ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जो कमरे का तापमान है वो इनका न्यूनतम ज्वलन तापमान से क्या है? कम है। इसीलिए ये कमरे में रखे हुए अपने आप आग नहीं पकड़ते। इनको दहन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए या इनको ईंधन के रूप में उपयोग में लाने के लिए हमें इनके ज्वलन ताप तक ऊष्मा देनी पड़ती है या तापमान तक ले जाना पड़ता है, तभी हम इनको ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम एक ऐसे उपकरण के बारे में जानते हैं जिसको हम माचिस कहते हैं या दिया सलाई भी कहते हैं, और बहुत आसानी से सभी घरों में ये देखने को मिलती है और छोटी सी है लेकिन बहुत काम आती है। माचिस एक प्रकार का साधन या उपकरण है जिसका उपयोग घरों में मोमबत्ती, गैस स्टोव आदि जलाने के लिए काम में लाया जाता है। माचिस की तीली से एक सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण लगा होता है। तो जो माचिस की तीली में हम सीख लेते हैं, उस माचिस की जो तीली में ऊपर जो लाल लाल लगा हुआ होता है उसमें दो रसायनों का मिश्रण होता है, जिसमें एक रसायन का नाम है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड दूसरे का नाम है। इन दोनों का मिश्रण लगा हुआ होता है, जबकि जो माचिस की डिब्बी होती है और उसकी जो सतह होती है जिस पे हम उसको रगड़ते हैं वह जानबूझ के थोड़ी सी क्या बनाई जाती है? खुरदरी बनाई जाती है। उसमें पिसा हुआ कांच और लाल फास्फोरस का मिश्रण का लेप लगा हुआ होता है। जब हम माचिस की सीख को उस डिब्बी पे रगड़ते हैं तो लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है और आग लग जाती है, और उस आग से हम किसी और चीज़ को जलाने के लिए उपयोग में लाते हैं।
आइए अब जानते हैं थोड़ा माचिस के बारे में। पहले कैसे ये माचिस की शुरुआत हुई, कैसे हमने इसका उपयोग करना शुरू किया। लगभग 5000 वर्ष पहले प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़ों को माचिस की तरह उपयोग में लाया जाता था। चीड़ की लकड़ी इसके उपयोग में क्यों लाई जाती थी कि चीड़ की लकड़ी में एक ऑयल होता था जो आग लगाने के लिए उसमें सहायता करता था। लेकिन आधुनिक माचिस में हमने एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस के मिश्रण को इस्तेमाल किया। माचिस की तीली पे इन तीनों रसायनों का मिश्रण लगा हुआ होता था और इसकी खुरदरी सतह पे होता था पिसे हुए कांच के टुकड़े, जिससे वह सतह खुरदरी हो जाती थी और उस माचिस की तीली को जब हम उस पर रगड़ते थे तो दहन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन बच्चों, हमने धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि श्वेत फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है और वो रूम टेम्परेचर या कमरे के तापमान पर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये माचिस बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले कारीगरों के लिए और यूज़ करने वाले उपभोक्ताओं के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा असुरक्षित था। इसीलिए आजकल हमने श्वेत फास्फोरस का उपयोग हमने बंद कर दिया है। उसकी जगह पे हम माचिस की तीली के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ही लगाते हैं, जबकि रगड़ने वाली जगह पर चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है। जब हम माचिस की तीली उसके रगड़ने वाली सतह पर जब हम रगड़ते हैं तो उसमें जो लाल फास्फोरस है, रगड़ के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा की मदद से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है और आग पकड़ लेता है और इस प्रकार माचिस की तीली जल जाती है। तो बच्चों, माचिस का इतिहास कैसा लगा आपको? आइए जानते हैं अब आगे हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आग पर नियंत्रण पाने के लिए हमें फिर से याद करना पड़ेगा वो 3 परिस्थितियां जो दहन के लिए परम आवश्यक हैं। आग जलाने के लिए 3 परिस्थितियां ईंधन, हवा या ऑक्सीजन तथा न्यूनतम ज्वलनताप का होना आवश्यक है। अतः कम से कम किसी एक घटक या परिस्थिति को हटा देने पर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, ये हमें देखना पड़ेगा कि आग किस परिस्थिति में लगी है और कौन से घटक को हटाना हमारे लिए आसान है, सुविधापूर्वक है, सुविधाजनक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी भवन में आग लगी हुई है, तो यहाँ पे भवन क्या है? ईंधन। तो हम ईंधन को नहीं हटा सकते, तो हम बाकी 2 घटकों पे काम करेंगे। या तो हम जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको रोकेंगे, या उसका जो ज्वलन ताप है उसको, जो न्यूनतम ज्वलन ताप है उससे नीचे लेके आएंगे तापमान को, या दोनों के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हम उपयोग में ला सकते हैं जल। आग पर पानी डालने पर उससे बनने वाला जल आग वाले स्थान के ऊपर चारों ओर फैल जाता है और उसे एक तरह से ढक लेता है, जिससे उसमें हवा का प्रवाह रुक जाता है तथा आग बुझ जाती है। क्या होता है, जब हमने आग लगी, मान लो किसी भवन में आग लगी हुई है और हमने उस पर बहुत सारा पानी पाइपों की मदद से डालते हैं, तो ऊष्मा के कारण वो जो जल हमने फेंका है वो जलवाष्प में बदलकर एक आवरण सा बना लेता है। उस आवरण के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। साथ ही साथ जलवाष्प क्या ठंडे होने के कारण जो ज्वलन ताप है उसका जो तापमान है उसको भी नीचे ले आते हैं। ईंधन का जो ज्वलन तापमान है उस तक उसको नहीं रहने देते, उससे नीचे आ जाता है तापमान। तो दोनों घटक एक तरह से कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और क्या हो जाता है, न्यूनतम ज्वलन ताप से नीचे चला जाता है तापमान, और आग बुझाने में हमें सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट उदाहरण आप देख सकते हैं इस चित्र में। एक आदमी को हमने कंबल में लपेटा हुआ है। यह परिस्थिति क्या है, मान लो किसी व्यक्ति के वस्त्रों ने आग पकड़ ली है
तो उस केस में हम जल का उपयोग नहीं करेंगे। उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस व्यक्ति के वस्त्रों में आग लगी हुई है उस व्यक्ति को के ऊपर हम जल्दी से क्या करेंगे, एक कंबल डालेंगे और कंबल के अंदर उस व्यक्ति को लपेट देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कंबल के लपेट जाने से जो वस्त्र जिनमें आग लगी हुई है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो एक कंबल लपेटना भी एक कारण है, हवा की सप्लाई रुक जाएगी जिससे आग बुझ जाएगी। अब हम देखते हैं अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है, वह पदार्थ जिसके कारण जो आग लगी हुई है या दहन है उस प्रक्रिया को काबू में करना या नियंत्रित करने के लिए हम अग्निशामक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सुप्रचलित है जल। जल को सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है और जहाँ आग लगी हुई है उस पदार्थ के ज्वलन ताप को न्यूनतम से कम करने वाले गुण हैं इसमें। फटाफट जो ज्वलन ताप है उस न्यूनतम ज्वलन ताप से नीचे चला जाता है तापमान जल उसके ऊपर डालने से, इस गुण के कारण, और यह ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाती है जल वाष्प के कारण। इन दोनों गुणों के कारण जल एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित अग्निशामक है। लेकिन बच्चों, हर जगह हम जल को अग्निशामक के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे विद्युत उपकरणों में अगर आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं जल एक बहुत ही अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो अगर विद्युत उपकरणों में आग लगी हुई है और अगर हम जल से बुझाने का प्रयास करेंगे तो जो जल बुझाने वाले हैं उनको एक बहुत ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को हम अग्निशामक के रूप में जल से नहीं बुझा सकते। और उसका दूसरा उदाहरण क्या है, तेल और पेट्रोल में अगर आग लगी हुई हो तो उसे बुझाने के लिए भी हम जल का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल जो है वो तेल से क्या होता है, भारी होता है। जैसे ही हम तेल या पेट्रोल में लगी हुई आग पे जल डालेंगे, जल भारी होने के कारण नीचे चला जाएगा और तेल या पेट्रोल जिसमें भी आग लगी हुई है वो हल्का होने के कारण जल के ऊपर आ जाएगा और आग ज्यों की त्यों जली रहेगी, बुझेगी नहीं। अतः विद्युत उपकरणों तथा तेल में लगे हुए आग को काबू पाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर किस चीज़ का उपयोग करें कि अगर इन केसेस में अगर आग लगी हुई है तो हम आग को कैसे बुझा सकते हैं? उसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है, रसायन है, जिससे हम इन दो केसेस में आग को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या है, भारी होती है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे आग लगी हुई है उस पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं, कैसे करते हैं ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण एक आवरण बना लेती है ईंधन के ऊपर। जो भी चीज़ जल रही है उसके ऊपर एक आवरण बना लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। अब हम इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, ये देखते हैं। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी हुई होती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? जिस तरीके से एलपीजी रखी जाती है उसी तरीके से सिलेंडरों CO2 के भी सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह एक अति उत्तम अग्निशामक है। तो विद्युत उपकरण हो गए या तेल या पेट्रोलियम की वजह से लगी हुई अगर आग है
तो जैसे जल एक आवरण का काम भी कर लेता है और तापमान भी नीचे ले जाता है, उसी प्रकार CO2 भी क्या करती है, एक आवरण भी बनाती है और ईंधन के ताप को नीचे भी ले जाती है और अग्निशामक का बहुत अच्छी तरह काम करती है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। जहाँ पे आग लगी हुई है उसके निकट अगर हम इन पदार्थों को छिड़काव कर दें, बहुत भारी मात्रा में छिड़काव कर दें, तो वहाँ बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, बड़े बड़े भवनों में, मॉल्स में, हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लिखे हुए लाल रंग के सिलेंडर लगे हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। इनमें क्या होता है, ये अग्निशामक यंत्र होते हैं, इनको हम कहते हैं अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर। ये कैसे काम करते हैं, ये अग्निशामक यंत्र, इन अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट को उच्च दाब पर भरा जाता है। आग लगने की स्थिति में ये अग्निशामक इन पाउडरों का इतनी अधिक मात्रा में छिड़काव करते हैं कि आग, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग को बुझा देती है। इस प्रकार से ये अग्निशामक यंत्र काम करते हैं। तो आपने देखा विद्युत उपकरणों और तेल या पेट्रोल की वजह से लगने वाली आग में हम जल के अलावा क्या उपयोग में ला सकते हैं आग को नियंत्रित करने के लिए या बुझाने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने जाना दहन के बारे में। ये भाग 1 था। इसके भाग 2 में हम जानेंगे ज्वाला और उसके प्रकार के बारे में। तो प्लीज़ इसको शेयर करें और इसका भाग 2 देखने के लिए भाग 2 पे जाएं और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।